हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आईटीआर थ्री को कैसे फाइल करना है। आईटीआर थ्री फॉर्म जो है एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है, क्योंकि आईटीआर थ्री फॉर्म में आप पांचों हेड के इनकम को दिखा सकते हैं। बाकी आप जितने भी फॉर्म देखे होंगे, जैसे कि आईटीआर वन, आईटीआर फोर, आईटीआर टू, इन सारे फॉर्म में आप पांचों हेड के इनकम को नहीं दिखा सकते हैं। आईटीआर थ्री एकमात्र ऐसा फॉर्म है जिसमें आप पांचों हेड के इनकम को दिखा सकते हैं, इसलिए इसे आप एक ऑलराउंडर फॉर्म भी कह सकते हैं। मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं कि आईटीआर थ्री किसको फाइल करना है। आईटीआर थ्री फाइलिंग से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है। अगर आपके पास कोई इंट्राडे की ट्रांजेक्शन है या फिर एफएनओ की ट्रांजेक्शन है, तो उस केस में आपको आईटीआर थ्री कैसे फाइल करना है। फिर मैं आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी बताऊंगा। फिर मैं आपको आईटीआर थ्री लाइव फाइल करके बताऊंगा कि आपको आईटीआर थ्री कैसे फाइल करना है। मैं एक प्रॉपर एग्जाम्पल दूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आईटीआर थ्री कैसे फाइल करना है। इसलिए कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आईटीआर थ्री किसको फाइल करना है। अगर आप एक इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है और आपके पास कोई बिजनेस इनकम है और उस बिजनेस इनकम को आप प्रिजेंटेड बेसिस पे नहीं दिखाना चाहते हैं, 44AD में नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीआर थ्री फाइल करना पड़ेगा। तो आप प्रेजेंटेड बेसिस पे दिखाते हैं तो आप इस केस में आप आईटीआर फोर फाइल कर लेंगे, बट आप एक्चुअल बेसिस पे दिखाना चाहते हैं इनकम को, तो आपको आईटीआर थ्री फाइल करना पड़ेगा। तो आज जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि आईटीआर थ्री फॉर्म में आप पांचों हेड के इनकम को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आप सैलरी की इनकम को भी दिखा सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को भी दिखा सकते हैं, कैपिटल गेन के इनकम को भी दिखा सकते हैं और अदर सोर्सेज की इनकम को भी दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आईटीआर थ्री फाइलिंग से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है। अगर आपके पास 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम है, वो बिजनेस इनकम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की बिजनेस इनकम है, तो उस केस में आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और उस बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आईटीआर थ्री में फिल करना है। फिर आपको क्या करना है, AIS, TIS और 26CS डाउनलोड कर लेना है। AIS में आपको सारे इनकम दिख जाएंगे, कैपिटल गेन के इनकम जो होंगे या फिर जीएसटी के टर्न ओवर जो होंगे या फिर अदर सोर्स के कोई इनकम आ रहे होंगे। फिर 26CS में कितना टीडीएस कटा हुआ है प्लस इनकम भी दिख जाएंगे। TIS में आपको टैक्स समरी दिख जाएंगे कि कितना टैक्स टीडीएस कटा हुआ है, कितने इनकम आ रहे हैं। सारे यहाँ से आपको वेरीफाई कर लेने कि आपको एक्चुअल इनकम जो भी है वो एक्चुअल इनकम AIS, TIS, 26CS में शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर आपको जीएसटी सेल एंड परचेज ले लेना। अगर जीएसटी में आपने रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं तो जीएसटी में जो भी सेल दिखाया है या फिर परचेज दिखाया है उसको वेरीफाई कर लेने हैं AIS, TIS के रिपोर्ट से कि उसमें भी सेम अमाउंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर आपको बैंक स्टेटमेंट ले लेना है। फिर आपको कैपिटल गेन स्टेटमेंट निकलवा लेने हैं। इससे आपको कैपिटल गेन कब सेल किए, कब परचेज किए, आपको डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। फिर आप आसानी से कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस निकाल पाएंगे। फिर आपको रेंट रिसीट, अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, आप हाउस को रेंट पे लगाए हैं तो रेंट रिसीट भी आप इशू करते होंगे, तो रेंट रिसीट रख लेना है। उसमें देख लेना कि आपके पास कितने इनकम आ रहे हैं। फिर एफडी स्टेटमेंट, आपने कोई एफडी कराए हैं तो एफडी के स्टेटमेंट निकलवा लेना है। तो एफडी के स्टेटमेंट में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, अदर सोर्सेज के इनकम में वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ASTS में आपको चेक कर लेना है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें आपको प्रिपेयर कर लेने आईटीआर फाइलिंग से पहले। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रांजेक्शन की, कि अगर आपके पास कोई इंट्राडे की ट्रांजेक्शन है या फिर एफएनओ की ट्रांजेक्शन है तो उसे स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाता है। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस के केस में आपको आईटीआर थ्री में दिखाना पड़ता है कि आपके पास कितनी टर्न नंबर है, कितनी प्रॉफिट है, कितने एक्सपेंसेज है। तो ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्टेटमेंट निकलवा लेना है इंट्राडे ट्रांजेक्शन की। उस स्टेटमेंट में जितने भी लॉस या जितने भी प्रॉफिट आ रहे हैं दोनों को ऐड करते जाना है, लॉस वाले को भी और प्रॉफिट वाले को भी। जो ऐड करके वैल्यू आएगा उसे आपको टर्न नंबर मानना है। फिर आपके जो एक्चुअल प्रॉफिट दिख रहे होंगे स्टेटमेंट में उसे एक्चुअल प्रॉफिट ही रखना है। फिर 4 नंबर में से जब प्रॉफिट माइनस करेंगे तो एक्सपेंसेस निकल के आ जाएगा, तो वो एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो आईटीआर जब आप भरने के लिए जब बैठेंगे तो आपके एक टैब आएगा स्पेकुलेटिव बिजनेस वाला, तो उसमें जाना है। फिर आपको क्या करना है, टर्न नंबर जो आपने निकाल रखे हैं उसको टर्न नंबर वाले कॉलम में दिखा देना है, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस वाले कॉलम में दिखा देना है। फिर आपका प्रॉफिट जो भी है वो आप ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी की। तो जनरली क्या कहता है कि अगर आपके पास अगर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की टर्न नंबर है तो ही आपको टैक्स ऑडिट करानी है। अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ रुपये से कम की वैल्यू है, कम की टर्न नंबर है, तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक स्पेशल केस इसका है कि अगर आपके पास टर्न नंबर अगर 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा की है तो ही टैक्स ऑडिट करानी है। अगर 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम की अमाउंट आ रही है टर्न नंबर ग्रुप में तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको 2 कंडीशन फुलफिल करने हैं। पहला कि जो भी रिसीव हो रहे हैं पैसे, उस रिसीविंग में 5% से ज़्यादा कैश में रिसीव नहीं होना चाहिए, या फिर आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं उस पेमेंट में 5% से ज़्यादा कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो आपके जो लिमिट होगी टर्न नंबर की वो 10 करोड़ रुपये हो जाएगी। अगर 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा की टर्न नंबर होगी तो ही आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी, अदरवाइज टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है।
इस टॉपिक को डिस्कस करने के पीछे का रीज़न ये है कि जब आप टैक्स ऑडिट के केस में फॉल करेंगे तो आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना होता है, तो उसकी जो भी डिटेल है वो आईटीआर में फिल करना होता है। अब तक हम लोग देख चुके हैं कि आईटीआर किसको फाइल करना है, आईटीआर फाइलिंग से पहले क्या क्या तैयारी करनी है, इंट्राडे के केस में कैसे फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न, फिर हम लोग टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी को भी देख लिए है। अब आते हैं सीधा इनकम टैक्स फाइलिंग पे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है। तो सीधा चलते हैं इनकम टैक्स की साइट पे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं इनकम टैक्स की साइट पे आ गया हूँ। आपको भी सीधा incometax.gov.in टाइप करके ऐसे साइट पे आ जाना है। जैसे इस साइट पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ से लॉगिन करना है। अगर जो पहली बार आईटीआर भर रहे हैं तो इसको सबसे पहले यहाँ से रजिस्टर कर लेना है, फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मैं पहले से ही रजिस्टर हूँ तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड डाल देना है। मैं यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया हूँ। अब सिंपली यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो आपको ई फाइल पे जाना है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ 2023-24। फिर ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है, फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। अब आपको इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। अब आपको यहाँ पे आईटीआर फॉर्म चूज करना है। तो मैं आईटीआर थ्री फॉर्म चूज कर देता हूँ। फिर प्रोसीड विद आईटीआर थ्री करना है। फिर आपको लेट गेट स्टार्टेड करना है। तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको रीजन बताना है आईटीआर फाइलिंग की, कि आप आईटीआर क्यों फाइल कर रहे हैं। तो अगर आपकी इनकम अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। अगर 2.5 लाख रुपए से कम की इनकम है तो आपको अदर पे क्लिक करना है। या फिर अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा, अगर आप एक करेंट अकाउंट या फिर एक से ज़्यादा करेंट अकाउंट में जमा कराते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है। या अगर आप फॉरेन ट्रेवल पे अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चे करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा पे करते हैं पूरे साल में तो आपको यहाँ ना करके यहाँ पे क्लिक करना है। या फिर कोई अदर रीजन है तो यहाँ पे क्लिक करना है। ये सेक्शन 139 सेक्शन 1 का 7 प्रोवाइजो कहता है कि अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो आपको सिंपली वहाँ पर क्लिक करना है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको अनचेक कर देता हूँ और इसको क्लिक कर देता हूँ। क्योंकि मेरे इस केस में 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा की इनकम है तो मैं पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आप कौन से ऑप्शन में फॉल करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन चूज कर लेंगे। फिर आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर शेड्यूल बता रहा है कि आपको के पास क्या क्या शेड्यूल आने वाला है। तो आप यहाँ से शेड्यूल को अपने अकॉर्डिंग हटा भी सकते हैं जो आपके काम के नहीं है। तो जैसे कि इनकम में आ जाएंगे। इनकम में आपके पास जो जो इनकम नहीं आ रहे हैं उस इनकम के शेड्यूल को आपको हटा देना है। अगर जो जो इनकम आ रहे हैं उस शेड्यूल को रखना है। इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपके आपके शेड्यूल कौन से काम के हैं, कौन से काम के नहीं है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको आगे बढ़ जाना है। सारे शेड्यूल चेक करने के बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर स्किप एक क्वेश्चन कर देना है। जैसे क्वेश्चन को स्किप करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पे पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन देना है, फिर नेचर ऑफ बिजनेस बताने हैं, फिर बैलेंस शीट फिल करने हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फिल करने हैं। इस तरह से आपको सारे शेड्यूल देखते जाने हैं। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो देने हैं, जो इन्फॉर्मेशन नहीं है उस शेड्यूल को बस ओपन करना है, सेव कर लेना है। इससे आगे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। पहले आते हैं पार्ट ए जनरल पे। जैसे ही पार्ट ए जनरल पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, जिसमें आपके नाम, आपके पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर सब कुछ ऑटो फिल आएगा। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक बार वेरीफाई कर लेना है, क्लिक करके कि सही आ रहा है या नहीं आ रही। फिर आ गया कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें आपके एड्रेस, फिर मेल आईडी, मोबाइल नंबर आएंगे। तो एक बार वेरीफाई कर लेना है कि जो भी एड्रेस या फिर जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आ रहे हैं वो सही है या फिर नहीं है। फिर आपको आना है फाइलिंग सेक्शन पे। तो फाइलिंग सेक्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको फाइलिंग सेक्शन चूज करना है कि आप किस सेक्शन में फाइल कर रहे हैं आईटीआर। तो अगर आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट अगर फाइल करते हैं तो आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 चूज करना है, यानी कि 31 जुलाई 2023 से पहले रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको ये सेक्शन ऑप्ट करना है। अगर आप डिलेटेड करते हैं यानी कि 31 जुलाई 2023 के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको सिंपली सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 चूज करना है। या अगर आपके रिटर्न में कोई गलती हो जाती है उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 पे चूज करना है।
या फिर मॉडिफाई रिटर्न करना है तो 92 CD में जाना है, या फिर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले केस में आपको ये सेक्शन ऑप्ट करना है। फिर नीचे आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर नोटिस अंडर सेक्शन, या फिर अगर आपको कोई नोटिस आया है अगर इन सारे सेक्शन में, तो जिस सेक्शन में नोटिस आया है उस सेक्शन को आपको सिंपली क्लिक करना है, फिर नोटिस नंबर और नोटिस डेट डाल के फिर आगे बढ़ जाना है। अगर नोटिस आया रहेगा तब, अगर नोटिस आपके केस में नहीं है तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये ऐसे ही हाइड ही रहने देना है। फिर यहाँ कह रहा है कि हैव यू एवर ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BSC इन अर्लियर ईयर, आप क्या इससे पहले 115 BSC ऑप्ट किए थे? अगर किए थे तो यस कीजिए, अगर नहीं किए थे तो नो पे कीजिए। तो मैं नो पे क्लिक कर दिया क्योंकि मैं पिछले साल 115 BSC ऑप्ट नहीं किया था। फिर यहाँ पर इस साल अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक कर दिए। तो मैं नहीं ऑप्ट नहीं करना चाहता हूँ तो मैं नो पे क्लिक कर दिया। फिर आगे क्या कह रहे हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पूछ रहा है कि आप रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अगर नॉन रेसिडेंट है तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं रेसिडेंट हूँ तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर कह रहा है कि कंडीशन फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस, यहाँ पे कंडीशन आप कौन सा फुलफिल कर रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए। तो मैं पिछले साल 182 दिन से अधिक मैं रहा था इंडिया में, तो इसलिए कि मैं पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आगे आ जाना है आपको। फिर यहाँ पे कह रहा है कि डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H, अगर 115H में आपको कोई बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। फिर कह रहा है कि आर यू गवर्न बाय पोर्टुगीज सिविल कोड एज पर सेक्शन 5A, अगर सेक्शन 5A अगर आपके केस में फॉल हो रहा है तो यस कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो नो पे क्लिक कीजिए। फिर कह रहा है कि वेदर द एसएससी हैज अ यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस, अगर आईएफएससी में अगर आपके पास कोई यूनिट है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। अगर वेदर यू आर इन एफआईआई या फिर एफपीआई, अगर एफआईआई है फिर एफपीआई है तो आपको यस पे क्लिक करना है, या अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। फिर कह रहा है कि डिटेल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, अगर आप रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। ये डेट के केस में होता है, तो डेट के केस में उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ में रिटर्न फाइल करते हैं, तो यस पे क्लिक करके वो अपना डिटेल भरते हैं। तो मैं सेल्फ रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो इसलिए कि मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। फिर डिटेल ऑफ डायरेक्टरशिप, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो डायरेक्टरशिप का डिटेल यहाँ पे भरनी है। तो मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हूँ तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। डिटेल ऑफ फॉर्म्स, अगर आप किसी फॉर्म में पार्टनर है तो पार्टनरशिप फॉर्म का डिटेल यहाँ पे देने होते हैं यस करके, अगर आप नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। अगर डिटेल ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अगर आप किसी कंपनी में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हेल्ड किए हुए हैं तो आपको यस पे क्लिक करके उसकी डिटेल देनी है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। अब आपको ऑडिट इन्फॉर्मेशन देना है तो सीधा आप ऑडिट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट एज पर सेक्शन 44AA, अगर 44AA में अगर आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। अगर वेदर एसएससी इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44AE, 44B, 44BB, 44AD, ADA, 44BB है, अगर इन सारे सेक्शन में अगर आप कोई इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। फिर कह रहा है कि अगर आपके टर्नओवर अगर 1 से 10 करोड़ के बीच में है तो यस पे क्लिक कीजिए, या फिर अगर 1 करोड़ से कम है तो आपको इस पे क्लिक करना है, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो इस पे क्लिक करना है। फिर कह रहा है आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, अगर आप ऑडिट के लिए लायबल है तो यस पे क्लिक करना है, अगर ऑडिट के लिए लायबल नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। तो मैंने आपको बताया था ऑडिट एप्लीकेबिलिटी के बारे में, अगर आपके टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 10 करोड़ से ज़्यादा होते हैं तो आपको ऑडिट कराने होते हैं, तो इस केस में आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने होते हैं, तो उसकी जो भी डिटेल होती है यहाँ पर फीड करनी होती है। तो यहाँ पर अगर आपके ऑडिट के लिए लायबल है तो सिंपल आपको यहाँ पर यस क्लिक करके फिर यहाँ पर अकाउंट मेंटेन वाले पे यस क्लिक करके आपको डिटेल देने ऑडिट रिपोर्ट की। यहाँ पर आपको चूज कर लेना है डेट, कौन से डेट को ऑडिट रिपोर्ट फर्निश हुआ था, फिर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पर नेम ऑफ ऑडिटर जो है आपके बिजनेस के जो भी ऑडिटर है कंपनी के, तो यहाँ पर वो डाल देने हैं। फिर मेंबरशिप नंबर उस ऑडिटर के डाल देने हैं यहाँ पर। फिर ये अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो नेम ऑफ ऑडिटर यहाँ पर डालना है, अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो रजिस्टर्ड नंबर यहाँ पे डालना है फॉर्म के। फिर पैन नंबर अब डालना है, प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर का, या फॉर्म है तो फॉर्म का, यहाँ पर आधार नंबर डालना है। ये मैंडेटरी वैसे है नहीं, आप आधार नंबर छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 92E, ये होता है ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में, अगर कोई ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में अगर टीपीए रिपोर्ट फाइल करते हैं तो उसको यहाँ पे यस करना होता है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना होता है।
फिर कह रहा है कि इफ यू लायबल टू फर्निश अदर ऑडिट रिपोर्ट मेंशन द डेट ऑफ फर्निशिंग द ऑडिट रिपोर्ट। अगर कोई अदर ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करना चाहते हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। फिर कह रहा है कि इफ लायबल द ऑडिट अंडर एनी एक्ट अदर देन एनी इनकम टैक्स एक्ट, अगर किसी अदर एक्ट में अगर ऑडिट हो रहा है तो यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आपको सेव कर देना है। अब आपको बैंक की डिटेल देनी है। अगर जो एसएससी पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको यहाँ पर बैंक ऐड करने हैं। अगर जो पहले से रिटर्न फाइल करते आ रहे हैं उनका बैंक यहाँ पर ऑलरेडी ऐड होगा। सिंपली आपको ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करना है। अगर आपको बैंक ऐड करना है तो ऐड अनदर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर फिर बैंक अकाउंट को कंफर्म कर देना है। फिर अकाउंट टाइप चूज कर लेना है कि करेंट है या सेविंग है, फिर जो भी अकाउंट है। फिर प्राइमरी जॉइंट में से चूज कर लेना है, फिर आईएफएससी कोड डाल देना है। फिर यहाँ आके वैलिडेट कर लेना है। जैसे वैलिडेट करेंगे तो आपका अकाउंट वहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। पार्ट ए जनरल अब कंफर्म हो गया है। अब आते हैं नेचर ऑफ बिजनेस पे कि आपके नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली ऐड डिटेल करके अपना बिजनेस कोड डाल देना है। तो मैं यहाँ पर ऐड डिटेल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके जो भी बिजनेस है उस बिजनेस का कोड यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे बिजनेस कोड आ जाएगा। तो आपके बिजनेस क्या है उसके अकॉर्डिंग कोड चूज कर लेने हैं। फिर आपको नीचे आके सेव कर लेना है। जैसे ऐड डिटेल ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप ये डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। अब नेचर ऑफ बिजनेस भी कंफर्म हो गया मेरा। अब आपको बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट की डिटेल फिल करनी है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा की होती है तो आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने होते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना होता है, या अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना होता है। तो आपको बैलेंस शीट कैसे बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट है। तो आपके पास जो पहले से कोई ओपनिंग स्टॉक आ रहा होगा तो आपको इस तरह से ओपनिंग स्टॉक दिखा देना है। कोई परचेज कर रहे हैं तो आपको परचेज दिखा देना है। अगर कोई परचेज पे कोई खर्चे हो रहे हैं आपके, जैसे कि फ्लैट वगैरह कोई हो रहा है तो वो दिखा देना है। अगर फिर आपको सेल दिखा देना है। फिर जो भी क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है क्लोजिंग स्टॉक दिखा देना है। फिर जो भी आपका जो इधर का जो भी वैल्यू रहेगा वो ऐड होके फिर जो भी परचेज और ये सब रहेगा सेल दिखा, इससे सब ग्रोस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो आपको इस तरह से आपको टी फॉर्मेट में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगर सेल परचेज कर रहे हैं तो जो भी सेल का वैल्यू है आपको यहाँ दिखा देना है, परचेज की वैल्यू यहाँ दिखा देना है, जो भी ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है उसको दिखा देना है, फिर खर्चे को दिखा देना है। फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से आप जब इनडायरेक्ट खर्चे को जो सेल से रिलेटेड खर्चे होते हैं उसको घटाने पे आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट बना लेने हैं। फिर आपको बैलेंस शीट बनाने हैं। बैलेंस शीट में क्या करना है, एसेट्स के साइड में एसेट्स जो भी है आपके पास, जो फिक्स एसेट्स है या फिर करंट एसेट्स है या फिर अदर करंट एसेट्स है वो दिखा देने हैं। फिर लायबिलिटी में आपको क्या करने हैं, कैपिटल से दिखाने हैं, लोन्स एंड लायबिलिटी दिखाने हैं, करंट लायबिलिटी दिखाने हैं। तो इस तरह से आपको बैलेंस शीट भी बना लेने हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया हूँ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, मैं एक थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ। तो आपको इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट बना लेने हैं और उसकी डिटेल है वो आपको आईटीआर में फिल करने हैं। अब इस बैलेंस शीट के शेड्यूल को फिल करने हैं अपने एक्चुअल बैलेंस शीट से। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ फंड जो आपके बैलेंस शीट में आ रहे होंगे उसके डिटेल यहाँ पर ऐड करके देने हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर ऐड डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको प्रोप्राइटर्स के फंड के अमाउंट डालने हैं। आपके बैलेंस शीट में जो भी प्रोप्राइटर्स फंड के अमाउंट आ रहे होंगे तो यहाँ पर क्लिक करके डाल देने हैं। फिर अगर आपके बैलेंस शीट में कोई लोन है और वो सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड वाले में दिखाने हैं, अगर अनसिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड वाले में दिखाने हैं। फिर आपको क्या करना है, अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अगर आपके बुक्स में है तो आप यहाँ पर अमाउंट डाल देने हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई एडवांसेज है आपके बैलेंस शीट में तो यहाँ पर क्लिक करके एडवांसेज के अमाउंट डाल देने हैं। इतने तो आप अपने बैलेंस शीट को यहाँ पर आसानी से फिल कर पाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। आपको आप इसके ये फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आगे आके आपको ऐड पे क्लिक करके उसको सेव कर लेना है। अब आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड की डिटेल देनी है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करने हैं, ऐड डिटेल पे क्लिक करने हैं।
जैसे ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर इस टैब में आपको फिक्स एसेट्स की डिटेल देनी है। आपके बैलेंस शीट में जो भी फिक्स एसेट आ रहे हैं, जो भी डेप्रिसिएशन आ रहे हैं, ये यहाँ पर डाल देने हैं। फिर कोई इन्वेस्टमेंट है आपके बैलेंस शीट में, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म वाले में, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म वाले में डाल देने हैं। फिर अगर कोई करंट एसेट्स है, जैसे कि इन्वेंट्री, जैसे कि डेटर, जैसे कि स्टॉक, जैसे कि कैश, कोई बैंक या अदर करंट एसेट्स है, उसके डिटेल यहाँ पे क्लिक करके डाल देने हैं। यहाँ पर आपको करंट लायबिलिटी के भी डिटेल यहाँ पे चली जाएगी, क्योंकि नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको करंट लायबिलिटीज में जैसे कि सन्डे क्रेडिटर्स, अगर कोई प्रोविजन किए हैं वो, या फिर कोई अदर करंट लायबिलिटीज है वो, इसकी भी अमाउंट यहाँ पर डाल देनी है नीचे आके। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि करंट लायबिलिटी के भी डिटेल यहाँ पे देने होते हैं, सन्डे क्रेडिटर या फिर लायबिलिटी फॉर लीज एसेट्स, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इनकम। इस तरह से आपको देख लेना है कि आपके बैलेंस शीट में कौन से करंट लायबिलिटी के अमाउंट आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। फिर आपको नीचे आके ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके आपको ऐड पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब ये सी वाला पॉइंट क्या कहता है कि अगर आप कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, जैसे कि कोई बैलेंस शीट या फिर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर आप जो भी मोटा मोटी आप जो भी हिसाब किताब रखते होंगे उसके डिटेल यहाँ पे दे देने हैं। जैसे कोई डेटर्स आपके है या फिर कोई क्रेडिटर्स है या कोई स्टॉक है आपके पास या कोई कैश बैलेंस है, तो यहाँ पर आपको दे देने हैं। ये कब देने हैं, जब आप मतलब बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं तब। नो कैश अकाउंट। फिर आपको यहाँ पर आके सेव कर लेना है। इस तरह से आपका बैलेंस शीट का शेड्यूल फिल हो जाएगा। फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे आने हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर है और आप अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डिटेल देने हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, आगे आके कन्फर्म पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कन्फर्म हो जाएगा। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग अकाउंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डिटेल यहाँ पे क्लिक करके फिल करने हैं। इस शेड्यूल में आपको जो भी सेल हुई है, जो भी परचेज हुई है, या जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, या फिर जो भी ओपनिंग स्टॉक है या फिर क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी डिटेल यहाँ पे देनी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे देने हैं, जैसे कि जितना भी सेल आप कर रहे हैं उसके डिटेल यहाँ पे देने हैं। यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक के डिटेल देने हैं। फिर यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी किए रहेंगे आप यहाँ पे ऐड करके डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल सकते हैं आप। यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक डाल देने हैं। फिर यहाँ पर आपको जितना भी परचेज आपके बुक्स में आ रहे हैं वो परचेज के अमाउंट यहाँ पे डाल देने हैं। जैसे आप परचेज, सेल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे तो या डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालेंगे तो आपके ग्रॉस प्रॉफिट निकल के नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपका शो कर जाएगा। फिर आपको यहाँ से कंफर्म कर लेना है। अब आपको क्या करना है, P&L अकाउंट को इसी तरह से फिल करना है। तब सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी क्रेडिट साइड में अमाउंट आ रहे हैं आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, जो डेबिट साइड में आ रहे हैं अमाउंट उसको यहाँ पे मेंशन करने हैं। मतलब इनकम को यहाँ पे शो करने हैं, एक्सपेंडिचर को यहाँ पे शो करने हैं। फिर ऑटोमेटिक वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर नीचे आ जाएगा। फिर अगर आप प्रीमिटिव इनकम के लिए कोई सेक्शन ऑप्ट किए हुए हैं स्टार्टिंग में तो आपको प्रीमिटिव इनकम दिखाना है यहाँ पर। अगर नहीं ऑप्ट किए हुए हैं, नो पे क्लिक किए हुए हैं, तो आपको यहाँ प्रीमिटिव इनकम में कुछ भी नहीं करना है। फिर आ जाएगा नो अकाउंट केसेज। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये से कम है और आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपको नो अकाउंट केस में अमाउंट डालने हैं। तो कैसे डालने हैं, तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करने हैं, ऐड डिटेल पे क्लिक करने हैं। फिर आपको क्या करना है, जो भी रिसीट आपको बैंक के थ्रू हुई है ये अमाउंट यहाँ पे लिखने हैं। अगर कैश से हुई है तो ये अमाउंट यहाँ पे लिखने हैं। जितनी भी ग्रॉस प्रॉफिट होगी आपको यहाँ पे लिख देने हैं। फिर एक्सपेंसेस जो भी है आपके एक्चुअल में यहाँ पे लिख देने हैं, तो नेट प्रॉफिट आपके ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसी तरह प्रोफेशनल केस में भी करने हैं आपको। फिर आते हैं स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट में अगर कोई प्रॉफिट दिख रहा है या कोई लॉस दिख रहा है तो आपको दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़ने पे वो टर्न नंबर बन जाएगा, तो उस टर्न नंबर को यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको जितनी भी ग्रॉस प्रॉफिट रखनी है यहाँ पर डालना है। फिर आपके पास जो भी एक्सपेंडिचर हुए रहेंगे एक्चुअल में तो यहाँ पर डालना है। फिर आपके ऑटोमेटिक यहाँ पर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। इस तरह से आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस की एक्टिविटी को दिखाना है। अब आपको यहाँ से ऐड कर लेना है।
फिर आपको यहाँ आके कंफर्म कर लेना है। अब आपको सैलरी के शेड्यूल भरने हैं। अगर आपके पास कोई सैलरी आ रही है तो आपको ये शेड्यूल भरने हैं, अदरवाइज इसको कुछ भी नहीं करना है। तो मेरे केस में सैलरी नहीं आ रहा है तो मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो इस शेड्यूल को फिल करने हैं, अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है तो इसको कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको बीपी में जो भी आपके जो बिजनेस प्रॉफिट के जो भी इनकम होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ये इनकम यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिर आपको कैपिटल गेन कोई है तो आपको कैपिटल गेन के इनकम यहाँ पे डालने हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको नहीं डालने हैं। फिर अगर आपके केस में कोई अदर सोर्सेज की इनकम है तो आपको यहाँ पे डालने हैं। ये CYLA को आपको क्या करना है, ओपन करके उसको सेव कर लेना है। BFLA को क्या करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज का ये है, तो उसको क्या करना है, आपको खोल के एक बार सेव कर लेना है, चेक कर लेना है कि जो भी मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज इसमें एक्चुअल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर कैरी फॉरवर्ड लॉसेज को भी एक बार चेक कर लेना है आपको ओपन करके। अगर आपके पास कोई 10AA का कोई डिडक्शन है तो यहाँ पर क्लिक करके वो डिडक्शन के अमाउंट यहाँ पे डाल देने हैं। अगर ATG का कोई डिडक्शन है तो यहाँ पर डिटेल दे देने हैं। अगर कोई आपके पास इनकम ऐसे है जो कि स्पेशल रेट से चार्ज हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करके डालने हैं। अगर आपके केस में कोई AMT लग रहा है, अगर अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने हैं। अगर आपके पास कोई फिक्स असेट्स है और उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किए हैं तो उसकी भी डिटेल आपको देनी होगी। तो कहाँ देनी है मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको सिंपली यहाँ पर DPM एंड DOA पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको डिटेल देने हैं कि आपके ओपनिंग WDB कितने हैं, आपने कितने परचेज किए हैं, 180 दिन वाले कितने हैं, 180 दिन के बाद वाले कितने हैं, फिर आपने कितने सेल किए हैं, कितने क्लोजिंग WDB बचे हैं, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज कितना हुआ है, सारी डिटेल आपको यहाँ पर फीड करने हैं। फिर फीड करने के बाद आपको नीचे आके सेव कर लेना है। अब आपको आना है टैक्स पेड पे। तो टैक्स पेड पे क्या है कि कितना आपका TDS कटा हुआ है, कितना आपने एडवांस टैक्स पे किए हुए हैं, कितना आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करेंगे, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपका TDS शो कर जाएगा कि सैलरी पे TDS कितना कटा है, अदर इनकम पे TDS कितना कटा हुआ है। फिर इसी तरह से आपके TDS यहाँ पे दिख जाएगा। और कोई TCS कटा हुआ है तो TCS का अमाउंट भी यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप कोई एडवांस टैक्स पे किए हुए हैं या फिर कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किए हुए हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ऐड डिटेल पे क्लिक करके आपको चालान ऐड कर लेना है। जैसे चालान ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर अमाउंट दिख जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको पार्ट B TI में आपको दिख जाएगा कि आपके कितने इनकम आपने दिखाए अभी तक, वो सारे इसमें शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आपको सिंपली आपको एक बार चेक कर लेना है कि मैंने जो भी इनकम दिखाए हैं अभी तक ITR में, वो सारे इनकम इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो सैलरी की इनकम कुछ भी नहीं थी तो यहाँ पे 0 आ रहा है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कुछ भी नहीं थी तो यहाँ पे 0 आ रहा है। मैंने प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन मैंने 2,40,000 रुपये दिखाया था तो 2,40,000 यहाँ पे आ रहा है। कैपिटल गेन कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं आ रहा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कुछ 0 था तो 0 आ रहा है। इस तरह से अगर आप सैलरी दिखाई रहे तो सैलरी का इनकम यहाँ पर शो कर जाता, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम दिखाई रहते तो ये शो कर जाता। इसी तरह से आपको चेक कर लेना कि हमने जो इनकम दिखाया है ITR में अभी तक वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आपको आगे आके नीचे आके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको यहाँ से कंफर्म कर लेना है। तो अब ये भी शेड्यूल कंफर्म हो गया। अब आते हैं पार्ट B TTI में। तो इसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट के होके आ जाएगी। अगर आप जितने भी इनकम दिखाए होंगे उस इनकम पे अगर टैक्स बनेगी तो यहाँ पर कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर टैक्स नहीं बनेगी तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो आइए सिंपली क्लिक करके देख लेते हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी बनी है या नहीं बनी है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो मेरी टैक्स लायबिलिटी 0 बन के आ रही है यहाँ पर, क्योंकि मेरी इनकम 2,40,000 रुपये थी जो कि बेसिक एग्जाम्पशन से भी कम है। तो इस केस में कोई भी टैक्स लायबिलिटी बन के नहीं आएगी। तो यहाँ पर सारी जगह आपको 0 दिख जाएगा। अब आपको नीचे आके कंफर्म कर लेना है। अब आपको यहाँ से प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। फिर आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेने सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी आपने ITR में भरे हैं, एक बार जरूर चेक कर लेने हैं कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं कर दी है। तो आपको एक बार जरूर वेरीफाई कर लेने सारी डिटेल। वेरीफाई करने के बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। फिर आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर लेता हूँ।
यहाँ पर वेरीफाई करने के 3 ऑप्शन देते हैं, तो आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर ई वेरीफाई नाउ करते हैं तो अभी आपके आधार नंबर को एक OTP जाएगा, उस OTP के थ्रू आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। या फिर आप अभी रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं और 30 दिन के अंदर अपने आधार OTP के थ्रू वेरीफाई रिटर्न को कर सकते हैं। या फिर अभी आप रिटर्न अपलोड कर दीजिए और आप और जब इसे अपलोड करेंगे तो उसका एक्नॉलेजमेंट निकल के आएगा, उस एक्नॉलेजमेंट पे साइन करके उसे बेंगलोर भेज दीजिए 30 दिन के अंदर, तो भी आपका रिटर्न फाइल माना जाएगा। तो इसमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो मैं पहला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। जैसे इस पे कंटिन्यू करूंगा तो एक OTP जाएगा मेरे मोबाइल नंबर पे, जैसे OTP डालूंगा तो मेरा रिटर्न फाइल हो जाएगा। इस वीडियो में मैं बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट है इस वीडियो में तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका 100% रिप्लाई करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को भी दबा देना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक ये नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।